आज हम हुमायूं की जीवन से जुड़ी इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जहां हम पहली भाग में आपने इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से सराहना था। और इस कहानी की अगली पड़ाव में हमें मालूम पड़ता है कि हुमायूं बहादुर शाह को हराकर गुजरात की सल्तनत पे अपना सत्ता का दावेदार बन चुका है। हुमायूं इस जीती हुई क्षेत्र को अपने भाई अस्करी को सौंपता है और ये वापस दिल्ली की ओर रवाना होने लगता है। और कहते हैं कि तजुर्बे की कमी के वजह से अस्करी यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाने में नाकामयाब होता है, जिसके वजह से बहादुर शाह छुपे हुए स्थान से वापस आता है और अपनी आवाम के दम पर ये फिर से गुजरात में शासन करने लगता है। और हुमायूं को इस चीज से काफी ज्यादा खफा था और मलाल भी रहा। जाहिर तौर पर इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसने जो रियासत जीती थी उसे पल भर में ही उसने खो दिया था। और हुमायूं की आगे की सफर और भी ज्यादा कठिनाइयों भरा रहना था। और हिंदुस्तान की इस दौर में रियासतों के बीच लड़ाई की होड़ मची थी कि वास्तव में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना किस गुट में है, कौन सबसे ज्यादा ऊपर है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। शेर खान एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसे अपनी सरहदों को भी बढ़ाना था। इसीलिए वह सन 1538 को बंगाल के शासक महमूद शाह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इस लड़ाई की शुरुआत से ही पता लगता है महमूद शाह की सेना काफी ज्यादा कमजोर है। इस वजह से वो हुमायूं के पास मदद मांगने पहुंचते हैं, लेकिन हुमायूं इस लड़ाई में सीधे तौर से उतरना नहीं चाहता था। इतिहासकार कहते हैं हुमायूं से कहीं ज्यादा तजुर्बा शेर खां के पास था। वो चाहे युद्ध का हो चाहे उम्र का हो, रणनीति बनाने में शेर खान एक माहिर था और उसे पता था कि हुमायूं के ऊपर कब आक्रमण करना है। भले ही इस युद्ध में हुमायूं सीधे तौर पर कूदना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बंगाल की सत्ता का लोभ भी था। आखिरकार वो अपनी सेनाओं के साथ 1538 को ही चुनार के किले को घेरता है और इस बार तैयारी काफी जबरदस्त थी और शेर खां भी यहीं पे नहीं था। इस वजह से लगातार 6 महीने की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार हुमायूं चुनार के किले को जीत लेता है। अब हुमायूं यहीं नहीं रुकने वाला था, अपनी सेनाओं के साथ ये बिहार की ओर बढ़ने लगता है और बिहार की मुंगेर और पाटना जैसे राज्य को अपनी इलाके में विलय कर लेता है। यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी जीत थी और अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अब बंगाल को आक्रमण करने जाता है, जहां पहले से ही शेर शाह सूरी अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। और हुमायूं का बंगाल पहुंचते ही शेर खां किसी जंगल में जाकर छुप गया और वहीं से गरिला युद्ध की टैक्टिक्स बनाने लगा, जहां वो बिहार पे इस्तेमाल करना था। और कहते हैं हुमायूं चौसे की ओर बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि ये शेर खान की प्लानिंग था जो उसे चौसे की ओर बढ़ने में मजबूर कर दिया था। और कहते हैं कि दोनों सेना लगभग 3 महीने तक आमने सामने डेरा डाले रहे, लेकिन इनमें से किसी ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये सब शेर खान की योजना के तहत चल रहा था। और जैसे ही बिहार में भारी बारिश हुई, शेर खान की सेनाएं मुगलों की शिविरों पर टूट पड़ते हैं और भारी बारिश के कारण मुगलों की सेना युद्ध लड़ने में असक्षम साबित हुई और कई सेनाओं की तो पानी में बहाकर जान चली गई थी। कहते हैं हुमायूं किसी तरह अपनी प्राण बचाकर दिल्ली तक पहुंचता है। और चौसा की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं की सेना के अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी और ये सेना जाके दूसरे गुटों में शामिल हो रहे थे
और हुमायूं की दिक्कत और भी ज़्यादा अब बढ़ने लग रही थी। और शेर खान इसी मौका का फायदा उठाता है। वो अपनी पूरी सेना को तैयार कर रहा है। ये सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत सेना मानी जा रही है। अब शेर खान का हौसला बुलंदियों पर है और वह दिल्ली से हुमायूं को खदेड़कर खुद राज करने की ख्वाब दिख रहा है। और हुमायूं अब अपनी भाइयों की ओर हाथ बढ़ाता है, मदद जुटाने की कोशिश करता है ताकि वो शेर खान के साथ लड़ाई लड़ सके। लेकिन ये इतना बदनसीब था कि उस वक्त अपने भाइयों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कहते हैं कि एक बादशाह की हुकूमत सूरज की तरह चढ़ती है और उसी तरह ढल भी जाती है। और अब समय था हुमायूं का। ये हुमायूं की दौर का सूरज ढलने जा रहा था। लेकिन कायनात में एक नियम लागू होता है, अगर सूरज ढल रहा है तो फिर अगली सवेरा वो रोशन ही होगा। और इस बार शायद सवेरा रोशन होने वाला था शेर खान के साथ। शेर शाह अपनी पूरी सेनाओं के साथ बिलग्राम की ओर बढ़ने लगता है। ये एक मजबूत सेना माना जाता है उस दौर की। और हुमायूं कहीं ना कहीं जानता था कि इस युद्ध में उसे हार ही मिलेगा। लेकिन वो अपनी बची कुची सेना के साथ दिल्ली को बचाने के लिए बिलग्राम की ओर बढ़ने लगता है। और ये एक घमासान युद्ध होता है, दोनों सेनाओं में काफ़ी कस्माकस्मी होता है। लेकिन अंततः इस युद्ध में हुमायूं को हार मिलता है और ये एक निर्णायक युद्ध होता है। और इस वजह से हुमायूं को हमेशा के लिए दिल्ली को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब हुमायूं दिल्ली की गद्दी से दूर है, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जहन में शेर खान को हराने की साजिश चलता रहता है। इसी बीच वो सिंध से लेकर राजस्थान तक भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हमीदा बानो बेगम से होती है, जो कि शिया मौलवी अली अकबर जामी की लड़की थी। और उससे वो निकाह कर लेता है और हमीदा बानो बेगम की कोख से एक पुत्र जन्म होता है। जी दोस्तों, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इतिहास में सबसे बड़ा मुगल बादशाह बनने वाला था। ये लड़का होता है द ग्रेट अकबर। आखिरकार 1542 को हुमायूं हिंदकुश की पहाड़ों को पार करते हुए पर्सिया यानी आज की ईरान में पहुंचता है। और ईरान में सफावद ईरान की राह चल रही होती है। ये वही सफावद ईरान है जिसने बाबर को अपनी जबान में मदद किए थे। और वो हुमायूं को भी निराशा नहीं करते, उनको युद्धपूत के साथ अपनी आर्मी भी मुहैया करते हैं। अब हुमायूं सफावद के पास रहकर वो सारी युद्ध कलाओं का ज्ञान ले रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों में सक्षम बनता जा रहा था। और इस बार मदद कर रहा था पर्शिया का सम्राट यानी सफावद का सम्राट तहमूस, जिसके दम पर वो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। और ये इसकी सबसे बड़ी जीत थी अपनी आत्मविश्वास को वापस लाने की। दरअसल ये इलाका वो कभी अपनी भाइयों के साथ बांटा था, अपने भाइयों को साझा किया था। लेकिन जब कन्नौज का युद्ध हुआ था यानी बिलग्राम का, इनमें इन भाइयों ने कोई भी मदद नहीं किया था, कहीं हुमायूं को निराशा किए थे। वो भूल नहीं पाया था अपने भाइयों से मिली हुई दगा को। इसीलिए वो जब सक्षम बनने लगा तो पहले अफगान और उज्बेकिस्तान को जीतने की कोशिश किया और उसने इन चीज़ों को जीत भी लिया, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए ये रास्ता बहुत ही अहम हो जाता है। वो अपनी भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। हुमायूं दिल्ली से निर्वासित हुए 13 साल का समय गुजर चुका है और शेर खान 1545 की कालिंजर की लड़ाई में अपनी प्राण हरा चुका है। सूरी साम्राज्य पहले की तरह उतना ताकतवर नहीं रहा। अपने ही गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और हुमायूं के लिए यह एक सुनहरा अवसर था जो उसे फिर से दिल्ली में शासनभार संभालने का मौका दे रहा था। समय होता है 1555 फरवरी और इस वक्त हुमायूं अपनी सेनाओं के साथ रोहतास की किले को और लाहौर को अपनी कब्जे में लेता है
और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। ये दिल्ली को जीतने के लिए और एक स्टेप आगे ले जा रहा था। और हुमायूं की सेनाओं में से कुछ टुकड़ियां दिवालपुर, गुरदासपुर और जालंधर को अपनी कब्जे में ले चुके थे। अब हुमायूं के इस तगड़ी सेना को रोकने के लिए उस वक्त सूरी साम्राज्य का सबसे बड़ा दावेदार यानी सिकंदर शाह सूरी अपनी कुछ 30,000 आर्मियों को लेके सतलुज नदी के किनारे बसे मच्छीवाड़ा नाम के एक जगह पर पहुंचता है, जो उस वक्त की मछुआरों का गांव हुआ करता था। और यहाँ पे घमासान युद्ध छिड़ता है अफगानी सैनिक और मुगल सैनिकों के बीच। और कहते हैं कि यहाँ पे अफगानी सैनिकों की बुरी तरह से हार होती है। और इसके साथ ही सिकंदर शाह सूरी की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के फासले बहुत ज़्यादा नहीं थे और हुमायूं लगातार सरहिंद की ओर बढ़ता जा रहा था। अब हुमायूं के सैनिक मच्छीवाड़ा के इलाके को जीत चुके थे और यहाँ से दिल्ली का फासला उतना ज़्यादा नहीं था। और इस तरफ मुगलों की अगुवाई कर रहा था बैरम खान। सिकंदर शाह सूरी 90,000 सैनिकों के साथ सरहिंद तक पहुंचता है। दोनों सेना आमने सामने हो चुके थे और यहीं से एक युद्ध छिड़ जाता है। कहते हैं कि बैरम खान की इस जबरदस्त कील की वजह से यहाँ पे हुमायूं इस लड़ाई को जीत जाता है और इसी के साथ ही भारत में यानी हिंदुस्तान में दोबारा मुगल सल्तनत वापस आ जाता है। और कहते हैं सिकंदर शाह सूरी यहीं से भाग जाता है और इसी के साथ ही दोबारा मुगलों की शासन हिंदुस्तान में शुरू होती है। और कहते हैं हुमायूं के पास चंद दिनों की वक्त था। वो जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो गिरकर उसकी प्राण चली जाती है। और इसी के साथ ही यही कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करेंगे इस कहानी आपको अच्छा लगा होगा।